तो आज हम ई-कैट एम.डी. कैट केमिस्ट्री 2024 में जो है वो लिक्विड पोर्शन स्टार्ट करेंगे और या लिक्विड स्टेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये PMDC सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो चैप्टर 4 हमारा है। ठीक है, तो चैप्टर लास्ट टाइम हमने चैप्टर 3 किया था गैसेस, उसके MCQs किए थे। आज हम चैप्टर 4 की जो लिक्विड्स हैं इसकी मैं थ्योरी में आपको बता रहा हूँ, तो MCQs बाकी इसकी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तो इसकी जस्ट हम थ्योरी देख लेते हैं। वैसे थ्योरेटिकल चैप्टर है हमारे पास, इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं एक भी, विदाउट न्यूमेरिकल। ये इस लिक्विड भी और इसका अगला चैप्टर सॉलिड, ये सारे बिना न्यूमेरिकल्स के होते हैं। ठीक है, तो आसान सा चैप्टर है, जस्ट 6 टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ना है PMDC सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स पढ़ लें, इंटरमोलिकुलर फोर्स, एवोपोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट और एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। बस ये चीज़ें हैं और बहुत बेसिक हैं, तो 1 घंटे में हम ये सब कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ पर बात करेंगे कि लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं डिफरेंट टाइप की। तो जो भी 6-7 पॉइंट होंगे वो हम इसमें देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर हम लिक्विड की बात करें तो इनका जो शेप है, जानते हैं लिक्विड्स जो स्टेट है उनका शेप फिक्स नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम जो होता है उनका डेफिनेट होता है, फिक्स होता है। ठीक है, तो सिंपल फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि दे हैव नो फिक्स शेप बट अ डेफिनेट वॉल्यूम। कोई शेप इनका फिक्स नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम आप सब जानते हैं कि लिक्विड स्टेट का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास फिक्स रहता है। और लिक्विड स्टेट जो हमारे पास है, दिस इज़ एक्चुअली इंटरमीडिएट बिटवीन गैस एंड सॉलिड या सॉलिड एंड गैस। मतलब सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और गैस के बीच की स्टेट होती है हमारी लिक्विड स्टेट, जिसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। जैसे वाटर है या पेट्रोल है, ये सारे लिक्विड्स हैं, उनके बारे में उनके बिहेवियर्स वगैरह को पढ़ना है। तो फर्स्ट तो ये हो गया कि इनका शेप फिक्स नहीं है, लेकिन इनका एक डेफिनेट एक फिक्स वॉल्यूम होता है। बाकी इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंटरमीडिएट डिस्टेंस में होते हैं, मीन्स सॉलिड्स इतने टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, ना ही गैसेस जितने फार अपार्ट होते हैं। ठीक है, तो द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, तो जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज इंटरमीडिएट। तो मीन्स इंटरमीडिएट डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, मतलब सॉलिड से कम होता है, सॉलिड से ज़्यादा होता है और गैसेस से कम होता है। ठीक है, अगली चीज़ जिसमें लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतना फ्री टू मूव नहीं होते हैं गैसेस की तरह, लेकिन ये ग्लाइड करते हैं, फ्लोट करते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो द लेयर्स ऑफ लिक्विड ग्लाइड या स्लाइड ओवर ईच अदर। एक दूसरे के ऊपर वो ग्लाइड कर रहे होते हैं, स्लाइड कर रहे होते हैं। दैट्स वाई लिक्विड के अंदर फ्लो होने की एबिलिटी आती है, लिक्विड फ्लो कर सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट तो हो गया। फोर्थ पॉइंट, जब हम बात करते हैं लिक्विड्स का कंप्रेशन की, तो लिक्विड्स को गैसेस जितना तो कंप्रेस नहीं किया जा सकता, लेकिन स्लाइटली उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। मतलब सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं और गैसेस के मुकाबले में बहुत कम कंप्रेशन होती है, चूँकि मॉलिक्यूल्स का जो डिस्टेंस है वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना गैसेस का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ लिख देंगे कंप्रेशन इसकी, दे कैन बी कंप्रेस्ड टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। स्मॉल एक्सटेंट पर हम क्या कर सकते हैं, इसको कंप्रेस कर सकते हैं। लार्ज एक्सटेंट पर हम इसको कंप्रेशन इसकी नहीं कर सकते। ठीक है, स्लाइटली हम इसको जो है वो कह सकते हैं, देखिए स्लाइटली जो है वो हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक बात है उसकी और इसकी डिफ्यूजन की बात करते हैं, तो जो लिक्विड्स हैं उनमें डिफ्यूजन होती है जैसे गैसेस में होती है, लेकिन लिक्विड्स में डिफ्यूजन जो होती है वो स्लो होती है, स्लोअर देन गैसेस होती है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर ये बात लिख देते हैं कि डिफ्यूजन इन लिक्विड्स इज स्लोअर देन गैसेस। गैसेस के मुकाबले में लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूजन होती है, स्लो होती है। जैसे अगर ड्रॉप ऑफ इंक अगर आप जो है वो पानी में डालते हैं, तो वो ड्रॉप ऑफ इंक जो है वो पूरे पानी में हर तरफ फैल जाता है, लेकिन उसको जो फैलने की स्पीड होती है ड्रॉप ऑफ इंक की वो बहुत स्लो होती है। गैसेस जिस तेज़ी के साथ हायर कंसनट्रेशन से लो की तरफ मूव करते हैं, लिक्विड्स उस तेज़ी के साथ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल नहीं करती, बिकॉज ऑफ लेस इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उससे वो कोलाइड करते हैं, स्लाइड कर तो टकराते हैं आपस में।
मूव करते हुए, जिसकी वजह से डिफ्यूजन स्लो हो जाती है इनकी। ठीक है, तो ये बस ये 5 पॉइंट है, बस यही याद रखते हैं। इसमें ये हमारा ये मेन पॉइंट्स हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है। पहला टॉपिक आपका यही है पीएमडीसी सिलेबस में कि आप ये प्रॉपर्टीज़ को जहन में रखें लिक्विड स्टेट की। क्लियर है, बहुत बेसिक बात है, कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ जी, डिफ्यूजन तो ज़ाहिर सी बात है इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से होता है। अगर हम कोल्ड वाटर की बात करें तो उसके अंदर डिफ्यूजन स्लो होगी, हॉट वाटर में फास्ट होगी। क्योंकि कोल्ड वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स और करीब करीब होंगे, जिसकी वजह से डिफ्यूजन स्लो हो जाएगी, सिंपली दैट्स। तो वो टकराएंगे ज़्यादा कोल्ड वाटर के मॉलिक्यूल्स बनिस्बत हॉट वाटर के मॉलिक्यूल्स के। क्लियर है, और कोई सवाल बस? तो ये इसकी हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब सेकंड टॉपिक पे आते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इस पर बात करेंगे। बस समझ में आ गया ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम MCQs तो करेंगे नहीं, बस थ्योरी समझनी है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स, अब इंटरमोलिकुलर फोर्स को अलग अलग नाम देते हैं। इसको इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कहते हैं, इसी को हम लोग जो है वो कहते हैं वैन डर वाल फोर्सेस, इसी को वैन डर वाल फोर्सेस कहा जाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर आल्सो नोन एज सेकेंडरी बॉन्ड्स, इन्हीं को सेकेंडरी बॉन्ड्स कहते हैं। तीनों में से कोई भी नाम दे दो, दे आर सेम थिंग्स। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी बात है कि जैसे कि आप जानते हैं कि व्हेन एवर देयर इज़ बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो जब हम बात करते हैं केमिकल बॉन्ड की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट केमिकल बॉन्ड, तो केमिकल बॉन्ड हमें जो है वो दो तरीके का मिलता है केमिकल बॉन्ड। तो एक हमारे पास केमिकल बॉन्ड भी असल में फोर्स है, तो एक हमारे पास होती है इंट्रामॉलिक्यूलर और दूसरी हमारे पास क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स अलग है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अलग है। अब सिंपल है कि ये लॉजिक के क्या फ़र्क है इन दोनों के अंदर। तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स वो फोर्स होती है जो एक एटम को दूसरे एटम के साथ जोड़ती है, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या करती है, ये एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट करती है। तो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल इंटरेक्शन हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाती है, सिंपल। तो अगर जब हम बात करें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की, तो ये तो उसके अंदर हमारे पास जैसे कि आयनिक बॉन्ड आ जाता है, आयनिक बॉन्ड है, इस तरह से हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है, ETC, ये हमारे पास जो है वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस है। बाकी इंट्रामॉलिक्यूलर बताता हूँ अभी क्या क्या है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं। दैट्स वाई सेकंड टॉपिक ये है। ओल्ड बुक में नहीं था, न्यू बुक के अंदर ये टॉपिक है, सिंध बोर्ड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, जो अगर आपने फर्स्ट ईयर की न्यू बुक पढ़ी है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये तीनों एक ही बात है। तो अब ये क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर हम करें कि ये क्या होते हैं, तो ये सिंपली द फोर्स, ये एक फोर्स है, द फोर्स विच होल्ड्स मॉलिक्यूल्स टुगेदर, वो फोर्स जो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ बांध कर रखती है, उसे हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, सिंपली इज दैट। और ये भी याद रखना है आपको, कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो हमेशा इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के मुकाबले में बहुत वीक होती हैं, कमज़ोर पाई जाती हैं। तो सिंपली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि दे आर वीकर देन इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के मुकाबले में जो है वो वीक होती हैं, ये कमज़ोर होती हैं। ठीक है भाई, क्लियर है यार बात? तो ये आप कौन कौन सी हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, अगर हम इसके टाइप्स की बात करने के लिए आएँ कि टाइप्स देखते हैं इसकी कि क्या क्या टाइप्स होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के, तो हम यहाँ पर वीकेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो टाइप्स के अंदर मैं यहाँ पर वीकेस्ट से लेकर मैं स्ट्रॉन्गेस्ट तक जाऊँगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 टाइप्स के हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आ जाएंगे। सबसे पहले वीकेस्ट होगा, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ वाली, और फिर स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जो वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमारे पास होती है, इसको हम कहते हैं लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। ये बहुत बेसिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, जिनको हम लोग जो है वो शॉर्ट में LDF कहते हैं, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। सेकंड जो फोर्स हमारे पास आती है उसको क्या कहते हैं, दिस इज डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल फोर्सेस
या इसको हम लोग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरा हमारे पास जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे पास है। तो ये तीन हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में पाई जाती हैं, ठीक है। अब वन बाय वन हमें इसको देखना पड़ेगा कि तीनों की एक्सप्लेनेशन देखनी पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस की बात करते हैं, LDF की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ए, यहाँ पर हम बात करते हैं LDF मतलब लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। अब लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हमारे पास ये क्या है भाई, तो ये कुछ पॉइंट्स मैं इसके बारे में बता दूं। फर्स्ट पॉइंट तो सिंपली अगर आप यही याद रख लेंगे कि वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स है ये, दिस इज वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो सबसे जो कमज़ोर तरीन इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो यही है, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है। अब इनकी बॉन्ड एनर्जीज भी होती हैं, बट वो बॉन्ड एनर्जी क्या है, वो वेरी करती है, मतलब एक रेंज के बीच में होती है, और वो रेंज बहुत ज़्यादा वेरी करती है। मतलब वो सिंध बोर्ड में कुछ और है, पंजाब बोर्ड में कुछ और है, फेडरल बोर्ड में कुछ और है, गूगल करोगे तो कुछ और है। कभी 20 से 40 है, किसी में 20 से 60 है, किसी में 40 से 60 है, किसी में 15 से लेकर 25 है। अभी अलग अलग आ रही होती है, तो मैं उसके बॉन्ड एनर्जी की तरफ नहीं जा रहा मैं, क्योंकि वो बड़ा कन्फ्यूजिंग है। आप कहीं पर कुछ लिखा देखोगे, कहीं पर कुछ लिखा देखोगे, बस वीकेस्ट आप इस तरह याद रखें। बॉन्ड एनर्जीज आपसे पूछते भी नहीं है इसकी, ठीक है। ये कन्फ्यूजिंग एक टॉपिक है, ठीक है, कि कितनी बॉन्ड एनर्जी उसकी होती है, बट सबसे मिनिमम होती है वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर, ये याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस किन मॉलिक्यूल्स के बीच में पाई जाती है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। तो दीज फोर्सेस, ये जो फोर्सेस हैं, दीज फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में आपको लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो हैं वो दिखाई देंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब मिसाल के तौर पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं, बहुत सारे हम नॉन पोलर हो सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, H2 हो गया, Cl2 हो गया, F2 हो गया, Br2 हो गया, इस तरह से I2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, CCl4 हो गया, CH4 हो गया। ये सारे हमारे पास नॉन पोलर होते हैं ना भाई। जितने भी नॉन पोलर कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं जिनके अंदर पोलैरिटी नहीं होती, तो वो उन सब के मॉलिक्यूल्स के बीच में ही एग्जिस्ट करता है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है। अब पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी क्या है, ये तो हम उसको बॉन्डिंग में समझते हैं। अगर आपको नहीं कॉन्सेप्ट है तो बॉन्डिंग में समझेंगे, समझा, और कॉन्सेप्ट हो तो आपको पता है ये सारे नॉन पोलर हैं, ठीक है। तो सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अच्छा, अगर सॉलिड्स में भी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस पाई जाती हैं, मतलब इनको सॉलिडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल याद रखिएगा कि सॉलिड्स हैविंग LDF आर सबलाइम इन नेचर। मतलब जो सॉलिड्स होते हैं ना जिनके पास LDF मौजूद होती है, तो वो नेचर में कैसे होते हैं, सबलाइम होते हैं, सबलाइम सॉलिड्स होते हैं। सबलाइम सॉलिड से मुराद किन सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। अगर आप कोई भी मिसाल उसमें उठा लें, जैसे CO2 ले लें सॉलिड, जिसको हम ड्राई आइस कहते हैं, ये सबलाइम सॉलिड होता है। इसी तरह से आयोडीन हमारे पास जो होता है, सॉलिड आयोडीन, वो भी एक सबलाइम सॉलिड होता है, ठीक है। इस तरह कैम्फोर, नेप्थलीन बॉल्स वगैरह, ये सारे जो हमारे पास सबलाइम सॉलिड्स होते हैं। सबलाइम सॉलिड होने की वजह यही होती है कि इनके बीच के जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होते हैं बहुत वीक होती हैं। तो वो जब उनको हल्के से भी हीट मिलती है ना, तो वो लिक्विड स्टेट में जाने के बजाय डायरेक्ट गैसियस स्टेट में आ जाते हैं और वो वेपर्स बन के रिलीज़ हो जाते हैं। दैट्स वाई आपने देखा होगा कि ड्राई आइस हो गया, वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो क्लियर भाई यहाँ तक बात, तो सिंपल ये चीज़ हो गई। अच्छा, आगे इसके बाद लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं क्या, क्यों एग्जिस्ट होती हैं। देखो, जितने भी इंट्रामोलिकुलर फोर्स हैं ना, जितने भी इंट्रामोलिकुलर फोर्स हैं, तो वो सारी के सारी हमारे पास किस वजह से होती है, इनके सब के बीच में कहीं ना कहीं हमारे पास इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन पाई जाती है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन से मुराद के प्लस माइनस की अट्रैक्शन पाई जाती है, ठीक है, प्लस माइनस की अट्रैक्शन पाई जाती है। तो ये सब में अब मसला लेकिन ये होता है कि नॉन पोलर में स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई ये तो सर
इसमें तो पोलैरिटी होती नहीं, प्लस माइनस होता नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन किस तरह से कर सकता है। तो इसमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस को ना, इसको हम इंस्टेंटेनियस भी कहते हैं, ये इंस्टेंटेनियस होता है, इंस्टेंटेनियस डायपोल भी कहा जाता है इसको, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि कुछ वक्त के लिए इंड्यूस होता है एक डायपोल एक मॉलिक्यूल के अंदर, उसके बाद वो पोलैरिटी शो करता है। उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस बात को कैसे। जैसे कि अब LDF है ना, अब उसको हम प्रॉपर गेट में डेफिनेशन लिखूँ उसकी, तो इट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन टेम्पोरेरली पोलराइज्ड एटम्स या सॉरी मॉलिक्यूल्स। तो ये उसकी डेफिनेशन होती है कि ये असल में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है बिटवीन टेम्पोरेरली पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल जिसमें टेम्पोररी कुछ वक्त के लिए, कुछ लम्हे के लिए आर्जी तौर पर चार्ज क्रिएट होता है, जबकि रियल में उन पर चार्ज नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं दो कार्बन डाइऑक्साइड या दो आयोडीन के मॉलिक्यूल की बात अगर मैं करता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड ही कर लेता हूँ, छोड़ो, ठीक है। तो एक हमारे पास दिस इज़ 1 CO2 मॉलिक्यूल, ये एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल है, और ये दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल है CO2। अब क्या है कि इनका ये बीच में इसके न्यूक्लियस है, और ये नेगेटिव चार्जेस इनके तरफ बिखरे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि आपस में करीब आ रहे हैं। जब ये एक दूसरे से करीब अगर आपस में आएंगे, जब ये आपस में दूसरे के करीब आएंगे, तो उससे क्या होगा, इनके बीच चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो चेंज हो जाएगी। करीब आने पर ये सारे नेगेटिव चार्जेस एक तरफ हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा कि ये प्लस और माइनस के बीच में एक कुछ वक्त के लिए एक अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक, दो CO2 मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो ये हमारे पास कहलाता है, दिस इज कॉल्ड LDF, लंडन डिस्पर्जन फोर्स, जो टेम्पोरली इंड्यूस होता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर। अदरवाइज CO2 हमें पता नॉन पोलर नेचर का होता है, इसमें पोलैरिटी आ ही नहीं सकती, इसलिए ये वीक भी बहुत होता है चूँकि जब तक, और ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये फोर्स जो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज हमारे पास हैं, तो ये जो फोर्स हमारे पास है दिस इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, मीन्स जब तक मॉलिक्यूल्स आपस में करीब रहेंगे तब तक वो फोर्स एग्जिस्ट करेगी, जब मॉलिक्यूल दूर जाएंगे तब वो फोर्स ब्रेक हो जाएगी। तो ये इतनी ज़्यादा वीक होती है, ठीक है। तो ये LDF की मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको बताया मैंने लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस के। अब इसमें हम इसके फैक्टर्स को देखेंगे कि कब LDF स्ट्रॉन्ग होती है, कब LDF हमारे पास वीक पड़ती है। सही है भाई। हम देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग LDF, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस कब स्ट्रॉन्ग होते हैं, कब वीक होती हैं। तो LDF ऐसा तो वीक है, लेकिन इसके अंदर खुद भी फैक्टर्स होते हैं, मतलब वीक के अंदर भी वीक और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। अब इसके दो फैक्टर्स हमारे पास हैं। एक फैक्टर हमारे पास होता है एटॉमिक रेडियस के लिहाज से, एटॉमिक साइज़ के लिहाज से, ठीक है। तो उसमें हमें ये याद रखना है कि जितना ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल होगा, जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतनी क्या होगी, उसके अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होगी। तो LDF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है, एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस एक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखूँ कि विच हैज़ स्ट्रॉन्गेस्ट LDF, बताएं इसमें से किसके अंदर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगी, ठीक है। तो चार ऑप्शन दे दूँ, उसके अंदर मैं आपको F2 दे दूँ, फ्लोरीन दे दूँ, क्लोरीन दे दूँ, ब्रोमीन दे दूँ, और इस तरह से आयोडीन दे दूँ। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किसके अंदर LDF पाई जाएगी, आयोडीन के अंदर, ठीक है। तो ये, और सबसे वीकेस्ट फ्लोरीन के अंदर पाई जाएगी। अब यही वो रीज़न है जिसकी वजह से 7A ग्रुप के अंदर आयोडीन के अंदर आपको मल्टीपल जो है वो प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं। आपको देखने को मिलता है कि ये हमारे पास एक सॉलिड होता है, जबकि आपको पता है कि ब्रोमीन हमारे पास एक लिक्विड है, और ये दोनों शुरू के हमारे पास जो है वो गैसेस हैं, फ्लोरीन क्लोरीन। तो इसलिए देखने को मिलता है कि जाहिर सी बात है कि आपके टॉप से बॉटम जब हम जा रहे हैं, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, तो LDF हमारे पास स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही है। इसी वजह से आयोडीन सॉलिड है, और आयोडीन की तमाम हैलोजेंस के अंदर हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। रीज़न ये है कि उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा फोर्स के साथ जुड़े, जितने फोर्स के साथ बाकी हैलोजेंस के मॉलिक्यूल्स नहीं जुड़े आपस में, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हमारे पास ये देखने को मिलती है कि
जितना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलडीएफ हमारे पास आएगी। क्लियर है यहाँ तक बात? दूसरी चीज़, दूसरा फैक्टर में क्या यहाँ पर देखने को मिलता है कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है ना, इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की लेंथ जितनी बड़ी होगी, जितनी लंबी होगी, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लंदन डिस्पर्जन फोर्स हमारे पास एक्ट करेगा। ठीक है, अब कैसे? अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखूँ कि विच हैज़, दोबारा से लिखता हूँ कि विच हैज़ स्ट्रॉन्गेस्ट एलडीएफ, बताएं इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस किसकी एक्ट करेंगी। अब हाइड्रोकार्बन तो आप जानते हैं, हाइड्रोकार्बन सारे के सारे हमारे पास नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। जितने भी अल्केन्स हैं, ऑल द अल्केन्स आर नॉन पोलर बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर मैं 4 अल्केन्स लिख दूँ, मैं यहाँ पर लिख दूँ मीथेन लिख दूँ, यहाँ मैं लिख दूँ ब्यूटेन C4H10, सॉरी यहाँ पर मैं लिख दूँ C2H6, ईथेन, यहाँ पर मैं लिख दूँ C4H10, ब्यूटेन, यहाँ पर मैं लिख दूँ C6H14 हेक्सेन। अब आप बताइए स्ट्रॉन्गेस्ट एलडीएफ किस में होगी? हेक्सेन में होगी। सिंपल लॉजिक है सारे नॉन पोलर, सारे हाइड्रोकार्बन एल्केन्स हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि चूँकि लंबी चेन, जस्ट जो लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल सबसे बड़ा हमारे पास कार्बन 6 का है, इसी वजह से क्या है कि इसके हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस इसके अंदर एक्ट करेंगी। और यही वो रीज़न है जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि होमोलोगस सीरीज़ में जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो इन दैट सिनेरियो इस केस में हमारे पास क्या होता है बेटा कि जो बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो इंक्रीज़ होती है और सॉलिड्स आते हैं जितना, और डेंसिटी इंक्रीज़ होती है ना, जब टॉप से बॉटम जाते हैं। तो अब ये जो हेक्सेन हमारे पास है, पहली बात तो ये देख सकते हैं कि ये लिक्विड हो रहा है, जबकि ये हमारे पास तीनों हमारे पास कैसे हैं? गैसेस हैं। इसके बाद इन सब के मुकाबले में इसकी हाई बॉइलिंग पॉइंट होगी और इन सब के मुकाबले में इसकी हाई डेंसिटी होगी। तो ये सारी चीज़ें होमोलोगस सीरीज़ में टॉप से बॉटम तक इंक्रीज हो रही होती है। यहाँ तक एक वक्त आते हैं कि वैक्सी सॉलिड्स भी मिल रही होती हैं, तो पैराफिन वैक्स वगैरह, टार, एसफाल्ट, ये सब चीज़ें मिल रही होती हैं आपको। तो ये सिंपल एक लॉजिक है कि जितने बड़े मॉलिक्यूल हमारे पास होंगे उतनी ज़्यादा एलडीएफ स्ट्रॉन्ग हमारे पास आएगी। तो दूसरा हमारे पास एक समझ जाओ कि एक फैक्टर था। अच्छा, लेकिन ये अगर मैं ब्यूटेन की बात करूं, ब्यूटेन, ये ब्यूटेन हमारे पास है। ब्यूटेन जो सिगरेट लाइटर होता है उसके अंदर तो ब्यूटेन डला होता है, वो भी तो लिक्विड ही होता है, तो वो कैसे लिख, वो तो मैंने तो गैस लिखा है। आप सिगरेट लाइटर के अंदर जो ब्यूटेन फ्यूल है, या देखा होगा आपने, तो वो तो ब्यूटेन होता है ना उसमें, तो वो तो लिक्विड है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ गैस। कंप्रेस किया हुआ होता है, सही कहा आपने, कि उसमें कंप्रेशन की जाती है और जब गैसेस को कंप्रेस किया जाता है तो लिक्विफाई हो जाती है। ठीक है, तो वो, वरना वो असल उसकी जो स्टेट है ब्यूटेन की वो गैसियस ही है। अगर आप सिगरेट लाइटर को तोड़ोगे तो वो जो गैस, वो जो लिक्विड है, गैस बन के उड़ जाएगी, वो एवोपरेट हो जाएगी। नॉर्मली जो बॉटल गैस होती है सिलेंडर वगैरह में पिकनिक पर जो लेकर जाते हैं, घर पे भी रखते हैं, जब गैस चली जाती है उसके अंदर वो जो ब्यूटेन फुल होता है वो गैस होती है, लेकिन उसको कंप्रेस करके लिक्विड बनाया होता है। कभी आप देखें अगर वो लीक कर रहा हो तो गैस बन के उड़ रहा होता है, वो सेकंडों में, विदिन सेकंड्स उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एलडीएफ। अच्छा, एक और क्वेश्चन अगर मैं करूँ इसी में, मैं और आपको इसी सवाल में मैं आपको दूसरे 3 ऑप्शन देता हूँ। एक मैं देता हूँ आपको एन पेंटेन, एक मैं आपको देता हूँ आइसोपेंटेन, और एक मैं आपको देता हूँ नियोपेंटेन। आप बता सकते हैं कि इसके अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलडीएफ किस में होगी? एन पेंटेन या नियोपेंटेन? एन पेंटेन के अंदर होगी। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। ठीक है, क्योंकि रीज़न लॉजिक यही है कि एन पेंटेन में 5 कार्बन ऐसे 1 2 3 4 5 सीधे आएंगे, आइसोपेंटेन में 1 कार्बन बाहर जाएगा, और नियोपेंटेन में तो आप जानते हैं ऑर्गेनिक में पढ़ा है हम सब ने कि 2 कार्बन बाहर जाएगा ऐसे। तो अब अगर सिंपल सी बात लॉजिक हम यहाँ पर देखें तो एन पेंटेन की लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास बन रही है बनिस्बत आइसोपेंटेन के, और इसकी लेंथ और ज़्यादा कम है। दैट्स वाई एन पेंटेन तीनों के मुकाबले में हमने पढ़ा था इससे पहले भी कि जो एन पेंटेन है इसकी हाई बॉइलिंग पॉइंट होगी। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। पढ़ा है ना आपने ये कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक के अंदर, तो ये सब इसी से मैच करता है अगर आप लिक्विड स्टेट को पढ़ लेते हैं तो ये हमारा एलडीएफ समझ में आ गया सबको, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। तो इसको एलडीएफ लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस इस वजह से कहते हैं कि साइंटिस्ट के नाम पर है। एक साइंटिस्ट है जिसका क्या नाम था? फ्रिट्ज लंडन। इस बंदे ने इसको डिस्कवर किया था, इन्हीं के लंदन के शहर में डिस्कवर हुई थी।
इसको जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उसका नाम था फ्रिट्ज लैंजर, इसीलिए इसको हम कहते हैं लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, वो साइंटिस्ट के नाम पर। ठीक है, क्लियर है तो मसला। नेक्स्ट अब हम आते हैं बी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंटरेक्शन, इसको डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी लिख सकते हो। मैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लिखता हूँ DDI, शॉर्ट में मैं बोलता हूँ DDI, जैसे उसको LDF बोलता हूँ मैं शॉर्ट में, क्योंकि बहुत अक्सर इस्तेमाल करते हैं कॉन्सेप्ट को, तो मैं शॉर्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो DDI मतलब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, बहुत कॉमन चीज़ है ये भी केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के अंदर। अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या चीज़ है? 2 बार डाइपोल आ रहा है, 1 बार डाइपोल नहीं, याद रखिएगा, डैश डाइपोल इंटरेक्शन। तो इस तरह से आपने पढ़ा होगा ये। डाइपोल का क्या मतलब होता है? व्हाट इज़ अ डाइपोल? यस, डाइपोल का मतलब 2 पोल्स, मतलब जिसके 2 चार्जेस हों, एक प्लस और एक माइनस चार्ज हो, दिस इज कॉल्ड डाइपोल। तो डाइपोल 2 पोल्स किसके अंदर होते हैं बेटा? सारे जितने भी हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मीन्स 2 पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन, ये कहलाती है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, जैसे कि हम जान सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि इसकी स्ट्रेंथ इंटरमीडिएट होती है, इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ होती है। इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ से मुराद के LDF से स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक होती है। अगरचे हाइड्रोजन बॉन्डिंग खुद ही डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की एक टाइप है, जब हम पढ़ेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन हम उसको वीक कहते हैं। अगर मतलब डाइपोल डाइपोल जब हम बात करते हैं तो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वहाँ से एक्सक्लूड कर देते हैं उन चीज़ों में, अगरचे हम डाल सकते हैं इसके अंदर, चूँकि एक तरह से लॉजिक वो भी बन जाएगी इसके अंदर। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है कि अगर हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है, कोई पोलर मॉलिक्यूल है, तो उसमें क्या होता है? प्लस माइनस चार्ज होता है ना भैया, पोलर मॉलिक्यूल। अब 2 पोलर मॉलिक्यूल एक साथ जब करीब आ जाएंगे तो क्या होगा कि ये जो इंटरेक्शन होगी इनके प्लस माइनस की हो जाएगी इनके बीच में इलेक्ट्रोसिटी, इसी को हम कहेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये एक हमारा पोलर मॉलिक्यूल है, दूसरा पोलर मॉलिक्यूल है। तो अगर उसकी डेफिनेशन अगर हम बनाएं क्या निकलेगी? तो सिंपल, द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो देखिए इसको पढ़ना, अगर आप इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस को सही तरह से नहीं जान पाते ना, तो आप केमिस्ट्री के अक्सर कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएंगे। अगर आपको इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस का नहीं पता ना, आप ना एवोपरेशन को समझ पाएंगे, ना बॉइलिंग पॉइंट को समझ पाएंगे, ना वेपर प्रेशर को समझ पाएंगे, और ना ही आप बिहेवियर ऑफ लिक्विड्स, बिहेवियर ऑफ कंपाउंड्स आप समझ पाएंगे अच्छी तरह से। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप फार्मूला देख के उसके बारे में हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बता दोगे। अब उसका फार्मूला देख के उसका स्ट्रक्चर जान के ना बता सको कि किसका बॉइलिंग पॉइंट किस हद तक होगा, हाई होगा कि लो होगा, क्या चीज़ होगी। ये उस सूरत में होगा जब आप इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस को कंसेप्चुअली आप लर्न करेंगे, ना कि आप जस्ट क्रैम करेंगे, याद करेंगे बैठ के उसको। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल, पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव एंड ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, मतलब ये भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है जो 2 चीज़ों के बीच में होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड और एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड। जब ये अट्रैक्शन में आते हैं तो हम इसको कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। और ये किस में पाई जाती है? इट ओनली एग्जिस्ट बिटवीन, यस, इट ओनली एग्जिस्ट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स में मिलेगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में कभी भी आपको नहीं मिलेगा। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, HCl की बात करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो अगर HCl की बात करेंगे तो ये HCl का पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है हमारे बीच में, नेगेटिव होता है पार्शियली, यहाँ पॉजिटिव पार्शियली होता है। ये HCl का एक मॉलिक्यूल हमारे पास आ गया, दिस इज़ अ डाइपोल। और HCl का हम एक और मॉलिक्यूल लेंगे, दिस इज़ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ HCl, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड एक मॉलिक्यूल हमारे पास आ गया, ये भी डाइपोल है। अब इनके एक के पॉजिटिव, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव को इंटरेक्शन में ले लेगा, दिस इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और ये H आगे से जुड़ेगा, ये Cl आगे से जुड़ेगा, तो ये एक इंटरेक्शन कायम हो जाएगी, ठीक है, जो पोलर मॉलिक्यूल के बीच हमेशा होगी। अब अगर आप इसके भी, अगर आप फैक्टर्स को जानना चाहेंगे कि सर फैक्टर्स क्या हैं इसके, फैक्टर्स अफेक्टिंग DDI, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो याद रखिएगा इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करता है, वो है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ DDI, जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। जितना ज़्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा 2 बॉन्डिंग एटम्स के बीच में,
उतना ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्रिएट होगा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं कि विच हैज़ स्ट्रॉन्गेस्ट डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ये इंटरमोलिकुलर फोर्स के नाम से भी आ सकता है, बस इंटरमोलिकुलर फोर्स कर देते हैं ज़्यादा बेहतर। विच हैज़ स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, या ये भी कह सकते हैं कि विच हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, या ये भी कह सकते हैं कि विच हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी। इन सब का ताल्लुक एक ही चीज़ से है, क्योंकि जब इंटरमोलिकुलर स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगी ना तो ऑटोमेटिकली बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी और ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपकी डेंसिटी जो है मॉलिक्यूल की वो इंक्रीज़ होगी सब्सटेंस की। ठीक है, तो बहुत कॉमन बात है। तो अब इसको हम 4 ऑप्शन ले लेते हैं, ए बी सी और डी। ए ऑप्शन में मैं डाल लेता हूँ मीथेन CH4। ठीक है, ए ऑप्शन में मीथेन डाल लेता हूँ। बी ऑप्शन में मैं डाल देता हूँ लाइक Cl2 क्लोरीन। सी ऑप्शन में डाल देता हूँ मैं HI। डी ऑप्शन में डाल देता हूँ मैं HBr। अब इसमें बताइए कि स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन किसके अंदर पाई जाएगी। क्या ऑप्शन हो सकता है? CH4 हो सकता है क्या? CH4 तो नहीं हो सकता, ये तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो LDF है। क्योंकि रीज़न ये है कि कार्बन हाइड्रोजन का डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, इतना कम है कि इसमें पोलर बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। और Cl2 तो ऐसे ही LDF आ गया, ये तो हमारा सेम एटम्स के बीच में आ रहा है, नॉन पोलर है। ठीक है, तो ए और बी तो हो नहीं सकता। अब सी और डी में क्या होगा? अब सी और डी दोनों में देखो, इसमें भी DDI है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, और HBr में भी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन पाई जाएगी। लेकिन सिर्फ अब ये हम देखेंगे कि इसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट किसके अंदर है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करेंगे। अब भले नहीं पता मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं कि जब हम हाइड्रोजन की तो हमें पता है कि 2.1 होती है, और जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही होती है, कम हो रही होती है। जैसे जब हम बात करते हैं ना कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ठीक है, तो हम टॉप से बॉटम जब जाते हैं तो ये तो हमारे पास डिक्रीमेंट में आती है, डिक्रीज़ हो रही है। तो अब इसका मतलब कि हाइड्रोजन का आयोडीन के साथ जब निकालेंगे ना तो वो कम आएगा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और HBr का जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा, ज़्यादा हाई आएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा ना, HBr। तो HBr के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट DDI है, समझ गए। तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है, थोड़ा दिमाग घुमाना पड़ता है इन चीज़ों पे, वरना बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाती है क्या 4 ऑप्शन आगे। तो तुक्का नहीं मार सकते हैं, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो DDI जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है उसका सिर्फ एक ही यही हमारे पास फैक्टर होता है, जितना ज़्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा बॉन्डेड एटम्स के बीच में, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डायपोल डायपोल इंटरेक्शन पाई जाएगी। क्लियर है यहाँ तक बात? इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड पे बात करते हैं, C हाइड्रोजन बॉन्ड पे बात कर लेते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसके बारे में सबसे पहली बात तो यही होगी कि स्ट्रॉन्गेस्ट, ये हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रामोलिकुलर फोर्स है। तो सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है दिस इज़ एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड को ही दूसरा एक नाम दिया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रोटोनिक ब्रिज। इसी को प्रोटोनिक ब्रिज भी कहते हैं हम लोग, क्योंकि H+ की एक ब्रिज कायम हो रही होती है। प्रोटोनिक से मुराद यहाँ पर H+ है, H+ की ब्रिज बन रही होती है, तो फिर हम उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, प्रोटोनिक ब्रिज कहते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड को हम शो करते हैं डॉटेड लाइन से, तो इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन से इसको हम शो करते हैं, इस तरह से डॉटेड लाइन बनती है इसमें। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह से ना स्पेशल टाइप है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको कि कैसे स्पेशल टाइप है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड में होता क्या है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल के बीच होता है। इट इज एग्जिस्ट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये भी नॉन पोलर भी नहीं होता, जैसे DDI होता है हमारे पास पोलर में, वैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती है।
और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा हमारे पास है ये है कि ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, इट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है किसके बीच में, बिटवीन H प्लस ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाईली electronegative element of another molecule। तो ये असल में ये भी हमारे पास एक तरह की डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, जिसमें क्या होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होती है। अच्छा देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया था डायपोल डायपोल इंटरेक्शन में कि एक मॉलिक्यूल होगा उसका पॉजिटिव एंड होगा, तो वो दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड से क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ये जो हमारे पास आती है इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ऐसे ही है ना भाई। अब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना तो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड को हम लोग यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। पॉजिटिव एंड में हमारे पास हर वक्त क्या होना चाहिए, इसमें H प्लस, तभी इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और नेगेटिव एंड में मॉलिक्यूल के हमारे पास कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, जिसको फोन के नाम से याद करते हैं ना, FON। अगर इस तरह की कोई इंटरेक्शन आ रही है तो उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अगर डायरेक्टली हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है, फ्लोरीन से या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे ऐसा कहाँ कहाँ हो सकता है, ऐसा हो सकता है वाटर में हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में हो सकती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या अमोनिया में हो सकती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और कई एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर सकती है जिसमें हाइड्रोजन उस मॉलिक्यूल के अंदर किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो, जुड़ा हो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें MCQs के लिहाज से हम यहाँ पर यही कह सकते हैं कि ये पूछा जा सकता है कि बताएं किसमें स्ट्रॉन्गेस्ट, अगर मैं पेयर बना लूँ तो हम देखेंगे उस पेयर में किसमें स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर मैं एक लिख देता हूँ कि विच हैज़ स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, और जिसका स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें एग्जिस्ट करेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है, चूँकि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन आ जाएगी मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब इसमें एक ए ऑप्शन में लेता हूँ, ठीक है, HF एंड H2O। इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें एग्जिस्ट करेगी, HF में क्या वाटर में, वाटर में करेगी, बिल्कुल सही। लेकिन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो यहाँ पर HF का ज़्यादा है HO के मुकाबले में। यस, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो वाटर में जो पाई जाती है उसमें दो जगह पर पाई जाती है, H प्लस इसमें दो जगह पर है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होता है तो हमारा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर नहीं देखी जाती, फिर उस सूरत में वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास पाई जाएगी, ठीक है। इसलिए HF की बॉइलिंग पॉइंट कम होती है और H2O की बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास ज़्यादा होती है। बी ऑप्शन उसके बाद लिखते हैं HF एंड HCl। इसमें किसमें ज़्यादा होगी, HF में ही होगी, चूँकि HCl में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, HF में तो है ही, HCl में तो है ही नहीं ना, HF में ही है, तो इसमें HF यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अच्छा, सी ऑप्शन फिर आते हैं हमारे पास, सी ऑप्शन आता है हमारे पास H2O एंड C2H5OH। इथाइल अल्कोहल और वाटर में से किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, उसमें तो 6 हाइड्रोजन, वाटर में कैसे होगी, चलो मान लिया वाटर में होगी, लेकिन इसमें तो 6 हाइड्रोजन है, इसमें तो और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यस, ऑक्सीजन के साथ नहीं है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने कि जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे इथाइल अल्कोहल का तो हम इस तरह से दिखेगा ना बेटा, ये दिस इज इथाइल अल्कोहल, इथानॉल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना वो सिर्फ यहाँ पर एक जगह हो रही है, बाकी जगह पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन का डायरेक्ट अटैच होना किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से ज़रूरी है, FON में से किसी एक से। दैट्स वाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही है, तो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, इसलिए वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है, जबकि इथाइल अल्कोहल हमारा 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है। रीज़न यही है, लॉजिक सिंपल इसकी। अच्छा, डी अगर हम कहें इथाइल अल्कोहल एंड
डाई इथाइल ईथर, इसमें से किसमें ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी? डाई क्यों इसमें कितनी जगह पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है? इसमें है ही नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल सही। डाई इथाइल ईथर का स्ट्रक्चर खोलेंगे तो ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा है, हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा है, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं है। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इसके अंदर पाई जाएगी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। CO के बीच जो है ना वो एक प्लस माइनस एक पोलैरिटी क्रिएट होगी जिससे DDI इस्टेब्लिश होगी, तो यहाँ तो HB हो गई नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सही है। तो इथाइल, इसलिए इथाइल अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट ईथर्स के मुकाबले में ज़्यादा होती है अल्कोहल्स की बॉइलिंग पॉइंट। और देखें CD के बाद E, इथानॉल, सॉरी प्रोपेनॉल एंड ग्लिसरॉल, ये दोनों में से ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में पाई जाएगी? प्रोपेनॉल में कि ग्लिसरॉल में? ग्लिसरॉल में पाई जाएगी, बिल्कुल सही जवाब। चूँकि प्रोपेनॉल के जब स्ट्रक्चर आप बनाएंगे ना तो वहाँ पर आपको एक जगह पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई देगी, मतलब इस तरह से आप बनाएंगे ना तो एक OH यहाँ लगाएंगे, बाकी हर जगह पर हाइड्रोजन लगेगा। तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है, जबकि ग्लिसरॉल जब आप बनाएंगे दिस इज 1 2 3 प्रोपन ट्रायोल, यस बिल्कुल। इसमें हमारे पास यहाँ क्या होगा कि 3 जगह पर OH ग्रुप अटैच होंगे, चूँकि ट्राईहाइड्रिक होता है ना, ये ट्राईहाइड्रिक होता है हमारे पास, तो उसका मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 जगह पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें दिख रही है। दैट्स वाई रीज़न ये है कि हमारा ग्लिसरॉल जो है उसके अंदर ज़्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी होगी और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एग्जिस्ट करेगा। तो बस समझ में आ गई उसमें किस तरह से हम पहचानते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो, किसी में स्ट्रॉन्ग हो। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होते हैं तो उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाती है उस सब्सटेंस की। क्लियर है भाई? अच्छा ठीक, चले देखते हैं अभी थ्योरी में करते हैं, क्या पता वो मामला सॉल्व हो। ठीक है, सेकंड टॉपिक हो गया। थर्ड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एवोपरेशन। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का टॉपिक थोड़ा लंबा था, टाइम लेता है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे समझ में आते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है उसको डिटेल में। एवोपरेशन एक छोटा टॉपिक है। एवेपोरेशन, एवेपोरेशन आबी बुखारात बनने का अमल, इसको हम लोग उर्दू में कहते हैं अमले तबखीर। ठीक है, एवेपोरेशन, इसी को हम लोग एक और नाम कहते हैं वेपोराइजेशन भी कहते हैं ना इसको, इसी को वेपोराइजेशन भी कहा जा सकता है, मतलब वेपर्स में कन्वर्ट होना। तो अब कुछ पॉइंट्स में लिखता हूँ उसके बारे में, छोटे छोटे पॉइंट्स, फिर आगे डिटेल पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले छोटा पॉइंट ये कि केमिकल प्रोसेस है कि फिजिकल प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस हो नहीं सकता, स्टेट चेंज हो रही है। आपसे पूछूंगा बताते रहना, फिजिकल प्रोसेस है। एंडोथर्मिक चेंज है कि एक्सोथर्मिक चेंज है? हीट देते हैं कि हीट निकलती है इसमें से? असल में देते हैं, बाद में वाले निकल जाती है, वो एक अलग मामला है, लेकिन एंडोथर्मिक ही लिखता है एक्सोथर्मिक को। वो एक अलग बात है, मैं भी कंफ्यूज होता था पहले इसमें, अक्सर जगह पर मैं, वो बाद में बात करेंगे उसमें, वो मैं भी कंफ्यूज इसमें होता था। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सॉरी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, रिलीज़ नहीं होती है। तो मेन है कि एब्जॉर्ब होता है, बाद में जो भी होता है वो एक अलग बात है। अब खाना जब आप पकाते हो, बिरयानी बना लिया आपने, तो बिरयानी का पकना कि एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? तो उसमें से धूप, उसमें से तो हीट भी निकल रही है, एक्सोथर्मिक भी हो गया। उस लिहाज से तो हर चीज़ ऐसी हो जाएगी डबल, है ना भाई? तो फर्स्ट, पहली बार आपने क्या किया इसके लिहाज से देखा जाता है, तो फर्स्ट टाइम जो है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, उस लिहाज से एंडोथर्मिक है। अच्छा, स्टेट चेंज होता है इसके अंदर, कहाँ से कहाँ? लिक्विड से गैस में स्टेट चेंज होता है, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ लिक्विड से गैस में चेंज होती है। अच्छा, एवापोरेशन क्या ये सरफेस फिनोमिना है? सिर्फ सरफेस पर ही होता है ना ये, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये सरफेस फिनोमिना है, लिक्विड के सरफेस पर सिर्फ होता है। अगले पॉइंट में ये बात कर सकते हैं, स्पॉन्टेनस है कि नॉन स्पॉन्टेनस प्रोसेस है? स्पॉन्टेनस के नॉन स्पॉन्टेनस? स्पॉन्टेनस प्रोसेस वो होता है जिससे खुद ब खुद होता रहता है। स्पॉन्टेनस है ना भाई, खुद ब खुद चलते रहते हैं प्रोसेस ये, तो ये हमारा स्पॉन्टेनस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनस प्रोसेस है। अगली बात कि एवोपरेशन
हीटिंग प्रोसेस है कि कूलिंग प्रोसेस है? कूलिंग प्रोसेस है। मतलब जब भी कोई लिक्विड एवापोरेट हो रहा होता है तो असल में वो हमारे पास कूल हो रहा होता है, ठंडा हो रहा होता है। चूँकि हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो स्केप आउट हो जाते हैं फ्रॉम द सरफेस। तो अब आते हैं इसकी डेफिनेशन, लिखते हैं एवापोरेशन की। एवापोरेशन की डेफिनेशन क्या है? द स्केपिंग आउट of the molecules of liquid having high kinetic energy from the surface is called evaporation। तो एवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें क्या होता है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट एब्जॉर्ब करके सरफेस की जो हाई काइनेटिक एनर्जी है वो हाई हो जाती है, और हाई काइनेटिक एनर्जी की होने की वजह से वो गैसियस फॉर्म में वेपर्स बन के क्या होते हैं, वो एवापोरेट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस का एवापोरेशन कहते हैं। बहुत बेसिक बात, 9 क्लास के बच्चे भी समझ जाते हैं। अब तो फिर भी MD कैट के स्टूडेंट्स हैं, आराम से समझ सकते हैं। एक बीकर अगर हमने लिया है और बीकर के अंदर हमने कुछ भी डाल दिया, पानी डाल दिया, लेट्स सपोज कुछ H2O वाटर इसके अंदर है, और वाटर के मॉलिक्यूल्स ये सरफेस पर यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। वाटर के मॉलिक्यूल ये सरफेस पर हमारे पास मौजूद हैं। अब आपको पता है हाई काइनेटिक एनर्जी लेकर ये मॉलिक्यूल्स जंप्स करेंगे ऊपर, ठीक है, और ये मॉलिक्यूल्स किस फॉर्म में आ जाएंगे? वेपर्स की फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये प्रोसेस हमारे पास एवापोरेशन कहलाएगा। इसके लिए आप यहाँ पर इसको हीट भी कर सकते हैं, हीट नहीं भी करोगे आप तो वो रूम टेम्परेचर पे, किसी भी टेम्परेचर पर एवापोरेशन चलता रहेगा। तो याद रखिएगा, एक और पॉइंट में यहाँ पर लिखता हूँ कि एवापोरेशन एग्जिस्ट एट ऑल टेम्परेचर। ठीक है, इट एग्जिस्ट्स एट ऑल टेम्परेचर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एवापोरेशन तमाम टेम्परेचर पर होती है। हाई टेम्परेचर पे भी होगी, लो टेम्परेचर पे भी होगी, रूम टेम्परेचर पे भी होगी। हाँ, ये अलग बात है कि हाई टेम्परेचर पे रेट ऑफ एवापोरेशन हाई होती है, लेकिन नॉर्मली जो है वो लो टेम्परेचर पे कम एवापोरेशन होगी, लेकिन होगी ज़रूर। आप इसको रोक नहीं सकते एवापोरेशन के फिनोमिना को। एक लिक्विड है तो वो एवापोरेट करेगा। अब एवापोरेशन के लिहाज से बेटा 2 तरह से लिक्विड्स हमारे पास पाए जाते हैं जी। सॉरी, मैं बोल रहा ऑल टेम्परेचर और लिख रहा हाई टेम्परेचर होता है ऐसा। मैंने बोला ऑल लिख रहा हाई, तो इट एग्जिस्ट एट ऑल टेम्परेचर, और हर टेम्परेचर पे होती है। बॉइलिंग पॉइंट जब हम पढ़ेंगे ना, ये हमारा होता है जो हाई टेम्परेचर या फिक्स टेम्परेचर पे होता है। लेकिन एवापोरेशन का कोई टेम्परेचर नहीं होता है। कभी ज़िंदगी में आपने पढ़ा होगा पॉइंट ऑफ एवापोरेशन पॉइंट, कभी नहीं पढ़ा होगा, कभी ये वर्ड सुना ही नहीं होगा आपने। एवापोरेशन का कोई है ही नहीं टेम्परेचर, तो कहाँ से सुनोगे। अच्छा, लिक्विड्स जो है ना एवापोरेशन के लिहाज से बेटा 2 तरह के होते हैं। कुछ लिक्विड हमारे पास कहलाते हैं वोलेटाइल लिक्विड, और कुछ हमारे पास क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स। वोलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं? जिनकी हाई रेट ऑफ एवापोरेशन होती है ना बेटा, जो जल्दी एवापोरेट होते हैं, दे हैव हाई रेट ऑफ एवापोरेशन। जिनके एवापोरेशन की रेट बहुत हाई चलेगी वो वोलेटाइल लिक्विड है, और जिनकी लो रेट ऑफ एवापोरेशन होगी, जिनके एवापोरेट होने की जो स्पीड है वो स्लो रहेगी, उनको कहा जाएगा नॉन वोलेटाइल लिक्विड। अगर हम वोलेटाइल लिक्विड में बात करें तो क्या पेट्रोल हो सकता है वोलेटाइल लिक्विड? और अगर हम नॉन वोलेटाइल लिक्विड की बात करें तो क्या, जैसे कि हनी, चलो हनी लिख देते हैं, हनी हो सकता है नॉन वोलेटाइल लिक्विड। अच्छा, वाटर क्या है, वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल? कैसे पता लगता है कि नॉन वोलेटाइल? क्या सोच के आपने इसको नॉन वोलेटाइल बोला है? आपको कैसे पता लगता है? मतलब एक लिक्विड में सामने रख दूं, आप कैसे बताओगे कि ये वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल है? नहीं है, इतनी मुश्किल बात, आसान बात करो। कैसे पता होगा? बता, अच्छा रख के हम चेक करेंगे कितना देर से एवापोरेट हो रहा है। भाई जिनके, अरे इतनी लंबी कहानी है ही नहीं। जिनके वेपर्स आपको आम आंखों से बनते हुए दिखाई देना वो वोलेटाइल है, और उनके वेपर्स आम आंखों से बनते हुए दिखाई ना दे नॉन वोलेटाइल है। अगर मैं पेट्रोल रख देता हूँ यहाँ पर लाकर, तो पेट्रोल के वेपर्स आपको दिखाई देंगे बनते हुए, ख़ास तौर पे धूप में दिखाई देते हैं ना वो,
धूप में धुआं निकलता हुआ भी दिखाई देता है उसमें से, ये कभी उसका शेडो बन रहा होता है। कभी देखा है पेट्रोल का, पेट्रोल को धूप में रखोगे ना उसका शेडो बन रहा होता है, जैसे वो उड़ रही है कोई चीज़ उसके अंदर से, देखा है? पानी के साथ ऐसा कभी नहीं होगा, है ना भाई? तो इसलिए हम कहते हैं कि जो पेट्रोल है वो वोलेटाइल है, वाटर नॉन वोलेटाइल है। जिसकी तो वोलेटाइल हम उसको कहेंगे जो कि आम आंखों से जिसको ऑब्जर्व किया जा सके, मतलब इसके कोई मीटर नहीं है इसके लिए कि वोलेटाइल के लिए कोई मीटर लाएंगे और ये करेंगे। हज़ारों लिक्विड वोलेटाइल है केमिस्ट्री में और हज़ारों नॉन वोलेटाइल भी हैं। उबलने ही पड़ना, नॉर्मल तो नहीं दिखेगा ना, रूम टेम्परेचर पे तो नहीं दिखेगा। हाँ, परफ्यूम्स वोलेटाइल होते हैं, वो भी आपको एवापोरेट दिखाई देंगे। अच्छा, अब फैक्टर्स क्या है, आखिरी बात करूँगा एवापोरेशन पे। फैक्टर्स क्या है, कब ज़्यादा और कब कम, ये हमारे पास होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन, रेट ऑफ एवापोरेशन। याद रखो बेटा, 1 2 3 3 फैक्टर है ना बेटा, इसके 3 फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर, रेट ऑफ एवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टेम्परेचर। बहुत बेसिक बात है, समझ में आ गया सबको? जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा एवापोरेशन की स्पीड होगी, ये तो कॉमन सी बात है। कपड़ा सुखाना होता है तो गर्मी में कपड़ा जल्दी सूख जाता है, सर्दी में देर से सूखता है, ऐसा ही है ना भाई? अच्छा, लेकिन इसके अंदर ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट भी एक आता है, जो कराची में रहते हैं ख़ास तौर पर उनके लिए। ह्यूमिडिटी, सख्त गर्मी है लेकिन ह्यूमिडिटी है ना तो कपड़ा नहीं सूखेगा आजकल जैसे होता है। अब गीला कपड़ा तो पड़ा हुई है वो, तो कितनी गर्मी हो रही है, पसीने निकल रहे हैं, लेकिन चूँकि मॉइस्चर कंटेंट हवा में बहुत ज़्यादा है इसलिए वो ना, वो सैचुरेशन आ गई हवा में मॉइस्चर की, तो वो और ज़्यादा वो ना वसूल नहीं कर रहा मॉइस्चर को, तो इसलिए कपड़ा देर से सूख रहा है। तो सिर्फ गर्मी से नहीं होता है, ड्राई वेदर में जल्दी कपड़ा सूख जाता है, खुश्क मौसम में। ऐसे ही ना, सर्दी में, सख्त सर्दी में आप धूप में कपड़ा डालोगे जल्दी सूख जाएगा, गर्मी में लेकिन नहीं सूखेगा इतनी जल्दी। क्योंकि कराची में ख़ास तौर पे बात है, ये पंजाब में सूख जाएगा, लाहौर में जाओगे तो मसला नहीं है। कराची में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, 77-80% तक ह्यूमिडिटी जाती है। तो वो ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है कि वो फिर मॉइस्चर सेचुरेट हो चुका होता है, जिसकी वजह से और मॉइस्चर हवा में नहीं आ पाता। लेकिन वो एक अलग बात है, वो एक एक्सेप्शन है, हम उस पर बात नहीं करते हैं जब हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो लेकिन नॉर्मली टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है एवापोरेशन। सही है। सेकंड, उसके बाद हमारे पास है एवापोरेशन, रेट ऑफ एवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। बिल्कुल सही, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना भैया, जिसकी जितना ज़्यादा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होगी उतनी कम रेट ऑफ एवापोरेशन होगी। क्लास बस 2 मिनट और। अगर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ कि विच इज़ मोस्ट वोलेटाइल, बताइए इन चारों में से कौन सा ज़्यादा वोलेटाइल है, और मैं 4 ऑप्शन लिख देता हूँ आपके सामने, ठीक है? मैं इसके सामने आपके सामने लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेट्रोल, मैं लिख देता हूँ वाटर, मैं लिख देता हूँ ग्लिसरीन, मैं लिख देता हूँ HCl। बताओ ज़्यादा कौन सा वोलेटाइल होगा? पेट्रोल होगा, सिंपल, चूँकि पेट्रोल वाहिद है जिसके अंदर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस पाई जा रही हैं, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वीक है तो इसलिए सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ एवापोरेट कर जाएगी, मॉलिक्यूल्स टाइटली हेल्ड नहीं है। बाकी इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और HCl में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, तो अभी मैंने बताया। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर आपने पढ़ा है तो आप आराम से इसके MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे डिफरेंट तरह के ना कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं। तीसरी और आखिरी चीज़ कि एवापोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। बताइए बात आपको, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज़्यादा एवापोरेशन होगी, है ना? बारिश में वाइपर करते हैं तो पानी जल्दी सूख जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो इजली एवापोरेशन हो जाती है। कप में चाय पियोगे तो जल्दी ठंडा नहीं होगा, उसी को आप प्याले में डाल दो, प्याले में डाल दो तो जल्दी एवापोरेट हो जाएगा। सॉसर में भी डाल सकते हैं, तश्तरी जिसको हम कहते हैं, तो उसमें जल्दी एवापोरेट हो जाएगा, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ऐसे ही है ना भाई, कॉमन सेंस वाली बात है, तो मसला ऐसे हो। क्या था MCQs? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है,
ये कॉमन सेंस वाली बात है, पेट्रोल और पानी में पेट्रोल ज़्यादा तेज़ी से एवोपरेट करता है क्योंकि उसके अंदर LDF है, पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो स्लो एवोपरेट करता है, बात खत्म हो गई। तो ऐसे इंटरमोलिकुलर फोर्स पे हमें दिख जाता है कि उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट है। वो MCQs ही सही नहीं है, इसका मतलब सही है, ऑल ऑफ द अबव आ सकता था, सही कह रही है, ऑप्शन डी गलत।